व्हाट्सअप लर्नर्स, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं और आज आपको पता लग जाएगा कि आपको एनसीईआरटी कितने अच्छे से आती है, कहाँ पर आप भूलते हैं, कौन सी चीज़ आपको याद नहीं रहती हैं और कौन से कंसेप्ट आपके वीक हैं और आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। वो सब आपको इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीटाइज पर और ये चल रही है एनसीईआरटी LTLQ सीरीज और आज हम इस सीरीज की शुरुआत ही कर रहे हैं। पहला वीडियो है ये इस सीरीज का। तो आज हम बॉटनी का एक चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट पाद श्वसन उसकी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको दो काम करने हैं। एक तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है ताकि आप जिस टॉपिक में वीक हो, जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं उसे अंडरलाइन हाईलाइट उसी समय कर लीजिएगा। दूसरा ये एक कॉपी पेन भी साथ रखनी है क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको डायरेक्ट उसके आंसर्स लिखने हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं कौन सी चीज़ याद कर लेता हूँ, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है और कौन सी चीज़ मुझे याद नहीं है। इसीलिए आपको कॉपी पेन साथ में रखनी है। अगर कॉपी पेन नहीं रखोगे तो उस सीरीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको साथ रखनी है। अभी पहला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा और वीडियो तब तक पॉज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है कि जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं, जो खाद्य पदार्थ जिसे कहते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। इसी को हम श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल यूज में आते हैं। तो इसका आंसर है श्वसनीय क्रियाधार, जिसमें मेनली होते हैं कार्ब्स और कभी कभी प्रोटीन, फैट और जो कार्बनिक एसिड होते हैं उनका भी यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है उसका सीधा यूज हो जाता है या वो किसी रूप में स्टोर होती है, और स्टोर होती तो कौन सा रूप है, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है कि वो सीधे उपयोग में नहीं आती है, उसको स्टोर किया जाता है ATP के रूप में और इसीलिए ATP का एक नाम होता है ऊर्जा की मुद्रा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पादप में हमारी तरह अंग नहीं होते, जैसे हम श्वास लेते हैं उस तरह पादप में कोई अंग नहीं होते। तो पौधे बिना अंगों के श्वसन कैसे करते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से लिखा है कि इसके 3 कारण हैं जिससे पौधे बिना अंगों के श्वसन कर लेते हैं। पहला है, पौधे अपने हर भाग के गैसीय विनिमय का ध्यान रखता है और एक भाग से दूसरे भाग में इसका परिवहन भी बहुत कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसको पत्ती अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑलरेडी प्रिजर्व बचा के रखती है। तीसरा कारण है कि ये पादप होते हैं उनमें गैसें अधिक दूर तक विस्तृत नहीं होती हैं, उसमें जो सजीव कोशिका होती है वो सतह के पास होती है, जिसमें मेनली पैरेन्काइमस कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में श्वसन के गैसीय विनिमय के लिए क्या होता है। तो इसका आंसर है रंध्र और बातरंध्र। अगला क्वेश्चन, श्वसन में मुख्य क्रियाधार के ऑक्सीकरण की पूरी अभिक्रिया लिखनी है। मुख्य क्रियाधार क्या है, ग्लूकोज, उसके ऑक्सीकरण की पूरी रिएक्शन लिखनी है, एनसीईआरटी से मैच करनी है। अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पर और ग्लाइकोलाइसिस में पहला क्वेश्चन ये है, ग्लाइकोलाइसिस के 2 वर्ड हैं, ग्लाइको प्लस लाइसिस, इन दोनों का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज यानी शर्करा और लाइसिस का मतलब टूटना यानी ग्लूकोज या शर्करा का टूटना। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का पता किसने लगाया, इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं।
तो इसका आंसर इसके सेकंड नाम में ही छुपा हुआ है। सेकंड नाम है EMP पाथ। तो EMP 3 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसने इसकी खोज की, E. एम्बेडेन, M. मेयरहोफ, P. पारानास। अब अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में किन किन स्थानों पर ATP का उपयोग किया जाता है, उनको लिखिएगा। इसका आंसर है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, और दूसरी बार तब यूज होता है जब फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 16Y फास्फेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, किन 2 स्थानों पर ATP बनता है? 2 स्थान कौन से हैं? आपको अभी कॉपी में लिखने हैं। अब किस स्थान पर NAD+ का अपचयन होता है? अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे क्या टाइम सेव होगा। और आप आंसर अगर नहीं पता तो NCERT में देखिएगा, NCERT में ही इसके आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कितने शुद्ध ATP बनते हैं व टोटल ATP कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के जितने पद हैं उनको अपनी कॉपी में लिखो, और जहाँ पे ATP बनता है वहाँ ATP बनता दिखाना है, निकलता है ATP टूटता है वहाँ ATP टूटता हुआ दिखाना है, और सभी पदों में जितने भी नाम आते हैं सभी के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में किस स्थान पर होता है व इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? अपना आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल अब आगे चल के ऊर्जा किस प्रकार देगा? उसके कितने रास्ते हैं? आंसर है उसके पास 2 मुख्य ऑप्शन है। एक तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो उस स्थिति में किण्वन होगा। दूसरा ये, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसका श्वसन की पूरी प्रक्रिया होगी उसमें। अगला क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल को लैक्टोज और एल्कोहल में किण्वन करने वाले एंजाइमों के नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक ईस्ट कितने प्रतिशत तक एल्कोहल को सहन कर सकता है? अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस से किण्वन प्रोसेस पूरा होने तक हमारे पास कुल कितने ATP और कितने NADH उपस्थित रहते हैं? अगला क्वेश्चन है, किण्वन में NADH या ATP बनते हैं या यूज किए जाते हैं? नेक्स्ट इज, लैक्टिक एसिड में किण्वन किन परिस्थितियों में होता है एक मनुष्य के अंदर? आंसर बताओ। तो क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन में कौन सी 2 मुख्य घटनाएं होती हैं? इसका आंसर है, एक तो पायरुवेट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। दूसरी घटना ये है, हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाकर ATP का निर्माण करते हैं। ये 2 मुख्य घटना आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों जो घटना है ये कोशिका के किस स्थान पर होती हैं? इसका आंसर है, पहली प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में होती है और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर होती है। अगला क्वेश्चन है, लिंक रिएक्शन का वर्णन करें व उसमें उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थों को संतुलित करके लिखें। अगला क्वेश्चन है, TCA चक्र का पूरा नाम बताओ। TCA चक्र की शुरुआत किन किन अणुओं के मिलने से होती है व उसका पहला उत्पाद क्या होता है? एक TCA चक्र में कुल कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं? एक TCA चक्र में कुल कितने NADH+H+ निकलते हैं व किस किस स्थान पर निकलते हैं? स्थान से तात्पर्य है कि कौन से अणु बनते समय वो मुक्त होते हैं। क्या TCA चक्र के दौरान कोई ATP निकलता है? अगर ATP नहीं निकलता तो उसकी तरह कौन सा दूसरा अणु निकलता है?
अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़े दिमाग से करना। एक पूरे ग्लाइकोलाइसिस से लेके टीसीए चक्र तक कुल कितने एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 का निर्माण होता है? अगला क्वेश्चन है, टीसीए चक्र कहाँ पे होता है? इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। टीसीए चक्र को एक समीकरण में दर्शाइए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम क्यों दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, ईटीएस में कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम है? ईटीएस में कुल कितने कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं और उनके दूसरे नाम क्या क्या हैं? सभी अभी कॉपी में लिखिए। एक NaDH के ऑक्सीकरण से कितने हाइड्रोजन निकलते हैं? व एक NaDH के ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है? ईटीएस चक्र में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है? कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है? ईटीएस सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वाहक को अपनी कॉपी पर लिखिए व एनसीईआरटी की तरह एक चित्र में दर्शाइए। यूबिक्विनोन का अपचयन कब होता है व अपचयन के द्वारा क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया की किस तरफ पॉजिटिव चार्ज और किस तरफ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण व ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण में क्या अंतर है? एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? एक ग्लूकोज से बनने वाले शुद्ध एटीपी की गणना करें। क्या श्वसन एक क्रमिक, सुव्यवस्थित व क्रियात्मक पथ है? ग्लाइकोलाइसिस से बना NaDH का उपयोग कहाँ किया जाता है या उससे किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या पथ का कोई मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग में आते हैं? श्वसन को एम्फिबॉलिक पाथ क्यों कहते हैं? जब एक वसा को श्वसनीय क्रियाधार के रूप में यूज किया जाता है तब उससे बनने वाले अणु श्वसन के किस स्थान पर प्रवेश करते हैं? अगर हम श्वसन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की बजाय एमिनो एसिड लेते हैं तो वो श्वसन के किस भाग में प्रवेश करेंगे? ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल श्वसन के किस भाग में प्रवेश करते हैं? अपचय व उपचय में क्या अंतर है? उदाहरण के साथ समझाइए। सांस गुणांक को प्राप्त करने का सूत्र लिखो। प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का श्वसन या सांस गुणांक कितना होता है? ट्राइपोमिटिन का श्वास गुणांक बताइए। क्या शुद्ध वसा व प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने एनसीईआरटी के बेस पे डिजाइन किए थे और आपने इन क्वेश्चंस के कितने आंसर दे दिए हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ आपको याद नहीं रह पा रही है, उसके बारे में अब एनसीईआरटी में लिख लीजिए और वो लाइन हाईलाइट कर लीजिए जिससे आप आगे उसको पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि हाँ मैं कहाँ पे कंसेप्ट मेरा वीक है। तो ये थी पहली वीडियो और इसी तरह की LTL की सीरीज़ में हमारी वीडियो आती रहेंगी और मैं सचिन आप सभी की मेहनत का स्वागत करता हूँ।
बाय बाय और जल्दी मिलते हैं।